हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 7 अगस्त 2020 और आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल्स में टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा एकेडमिक रिसर्च इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। इसमें जो STIP 2020 के तहत जो भी फंडिंग मिलेगी NEP 2020 के तहत, अल्टीमेटली जो पेरेंट पॉलिसी है उसके तहत जो अभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सबको जो अभी फंडिंग मिलेगा तो उसमें कहाँ और कैसे उनको फंडिंग देना चाहिए ताकि हमारे देश में जो रिसर्च है अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है और आगे होना क्या चाहिए वर्ल्ड लेवल के अनुसार, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है और बहुत रेयर आर्टिकल है और ऐसा आर्टिकल है जिसमें एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हो सकता है इसमें इतने की टर्म्स है कि आप पढ़ो तो हो सकता है कुछ और समझ लो, तो इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है। 10 मिनट का हम लोग इसमें रखेंगे। सेकेंड आर्टिकल है हमारा, पाकिस्तान जो अभी न्यू मैप लेकर के आया। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर जो है मीटिंग हुई थी वहाँ पाकिस्तान के अंदर में, और वहाँ पे उन्होंने कुछ गुजरात का एरिया जैसे सर क्रीक और फिर सियाचिन का एरिया और भी कुछ कुछ एरिया जो है स्कैटर्ड में, वो लोग अपने मैप के अंदर में पाकिस्तान का एरिया वो बता रहे हैं। तो पहले जितने भी एग्रीमेंट्स हुए थे उन सब में को झुटलाते हुए ये उन्होंने एग्रीमेंट पास किया है। तो इसके ऊपर कुछ दिन पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसने कहा था कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल बकवास है। उसी के ऊपर आज ये एडिटोरियल है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। छोटा सा आर्टिकल है। थर्ड आर्टिकल है एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगेन ये माइग्रेंट्स के ऊपर है। तो जो मेन माइग्रेंट का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि इतने सारे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं लेकिन फिर भी जो माइग्रेशन होता रहता है हमारे देश के अंदर में, तो उसकी जो बिल्कुल कोर जो पॉइंट है वो ये है कि पावर्टी हमारे देश में इतना ज़्यादा है, इतना इंटेंस है कि वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है। और इसके ऊपर ये आर्टिकल है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फोर्थ आर्टिकल है हमारा, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मछुआरे जो फंस गए हैं, इंडिया के मछुआरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मछुआरे इंडिया के अंदर प्रिजनर बन के कैद हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत दिन से बहुत केसेस वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके बाद आगे भी जो है केसेस उतने खास उसके ऊपर अभी ध्यान है नहीं सरकार का। और जब हम लोग का टॉक्स भी अब हम लोग का थोड़ा कम हो गया है, तो आगे क्या होगा ये बहुत ब्लीक है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि सर्च बार में जाकर टेलीग्राम के अगर आप सर्च करोगे द हिंदू 365 तो आपको gkmonk.com सजेशन आएगा। इसके डाउनलोड सेक्शन में जा कर के फाइल सेक्शन में आप पीडीएफ जितने भी हम डिस्कस करते हैं उसके आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला आर्टिकल हमारा GS2 पेपर से रिलेटेड है, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अगर हम मेंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो है कि रिसेंटली इन न्यूज़ STIP 2020 डिस्कस व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर दैट शुड एड्रेस वाइल फंडिंग एकेडमिक रिसर्च। 150 वर्ड्स में GS पेपर 2 के लिए रेलिवेंट हो जाएगा। तो देखिए ये आर्टिकल क्या है, एकेडमिक रिसर्च इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। एकेडमिक रिसर्च मतलब क्या, इंडिया के अंदर जैसे आपने अगर आप हायर एजुकेशन में आप पढ़े होगे तो IEEE के ऊपर पेपर पब्लिश किए जाते हैं। वैसे भी बहुत सारे अलग अलग एकेडमिक रिसर्च में पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। तो ये बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग जो एक फेज़ होता है वो होता है। रिसर्च के बहुत अलग अलग तरीके और बहुत अलग अलग नोमेनक्लेचर्स होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च, इंटेंस रिसर्च, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। उनके ऊपर हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड में अभी क्या फॉलो किया जा रहा है। वर्ल्ड में देखिए, जैसे अगर नासा का अगर सिर्फ आप देखेंगे तो वर्ल्ड में नासा जो है वो टेक्नोलॉजी रेडिनेस लेवल्स TRL के माध्यम से अपना इनोवेशन और रिसर्च करता है। उसके अंदर होता क्या है, देखिए अगर हम एक टायर मेकिंग को माइंड में आप रखिए, ईजियर आपको समझाने के लिए होगा, एक एग्जांपल माइंड में रखिए कि अगर मान लीजिए आप कहीं कुछ खेल रहे हैं गार्डन में और आज तक रबर को व्हील के ऊपर रबर नहीं चढ़ाया गया है। व्हील जो है वो वैसे ही लकड़ी का या फिर स्टील का नॉर्मल बिना टायर के वो चलता है इधर से उधर। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता होगा, ऑफ कोर्स जब टायर नहीं है तो स्मूथनेस नहीं आता होगा। जैसे ही रोड के ऊपर वो जाता होगा तो वो इतना ओबड़ खाबड़ रोड होता है कि वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि आगे रिम है टायर जो व्हील का वो भी
खराब हो जाता होगा बहुत जल्दी, वियर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, स्पीड भी नहीं होगा। तो आप एक दिन जब खेल रहे थे तो आपको एक सिंथेटिक मटेरियल गार्डन में मिला जो कि रबर की तरह यूज़ हो सकता है। तो आप उसके प्रिंसिपल्स को ले जाकर लाइब्रेरी या फिर अपने स्कूल कॉलेजेस के जहाँ पे भी आप जाकर उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में थोड़ा अपने अपने लेवल पे एकेडमिक रिसर्च की। ये हो गया TRL 1, ठीक है? फिर TRL 2 में आपने देखा कि इस चीज़ को आप क्या-क्या चीज़ में अप्लाई कर सकते हो रबर को। ये रबर को हम और पिघलाकर और फिर उसको एक स्ट्रक्चर दे करके हम क्या चीज़ में और यूज़ कर सकते हो। तो आपके माइंड में ऐसे आइडिया आया कि अच्छा हम इसको व्हील के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो व्हीकल में यूज़ होता है। तो इससे जो व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलना लग जाएगा। तो अब इसके ऊपर आप रिसर्च शुरू करते हो, वो होता है फिर TRL 3 में आता है। TRL 3 के अंदर एनालिटिक रिसर्च करते हो, अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि हम कितना इसके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं, क्या कैसा इसका स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी होना चाहिए, क्या इसके अंदर हम और केमिकल्स यूज़ करके इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं ताकि ये डीके ना हो जाए, क्योंकि ये चूँकि ये बहुत सारा रबर जो है वो वुड से आता है तो वो डीके होने का उसका चांसेस रहता है, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डलते हैं उसके लॉन्गेविटी के लिए। तो ये सब के ऊपर एनालिसिस होता है TRL 3 के अंदर। TRL 4 जाता है उसके बाद लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए प्रोटोटाइप कि कैसा होना चाहिए हमारा टायर, तो वो लैबोरेटरी में टेस्ट होता है, उसको विथस्टैंड किया जाता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या फिर नहीं है, हमारा जो असम्पशन था उस हिसाब से आया है या फिर नहीं। उसके बाद TRL 5 के अंदर में लैबोरेटरी के अंदर में ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में टेस्ट होता है। मतलब जो व्हील के ऊपर हमने सोचा था कि इसको व्हील के ऊपर ये लगाएँगे रबर, तो उसको व्हील के ऊपर लगा कर के देखा जाता है, उसको घुमा के थोड़ा बहुत टेस्ट किया जाता है कि ये सही से चिपक के रह रहा है या फिर नहीं रह रहा है, इसके अंदर और क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है TRL 6, जिसके अंदर जैसे एक आपने जिम के अंदर देखा होगा कि ट्रेडमिल होता है, तो वैसे ही एक रोड का स्ट्रक्चर लैबोरेटरी के अंदर में ही उसी के ऊपर टायर को घुमाया जाता है। जैसे अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वहाँ पे भी उनका जो टेस्टिंग होता है तो उसके अंदर उनके लैबोरेटरी के अंदर उनकी कंपनी के अंदर में ही एक ऑटोमेटेड ट्रेडमिल टाइप का रोड होता है जिसके ऊपर उनको घुमा कर उसका हाईएस्ट स्पीड चेक किया जाता है। तो वो वैसा वहाँ पे चेक होता है। उसके बाद आप देखिए कि जब जो TRL 7 है उसके अंदर में उसको रोड पे उतार करके और उसको नॉर्मल इन्वायरमेंट में चेक किया जाता है कि ये कितना मतलब लोड के साथ और पाइलन के साथ मतलब जो पीछे बैठता है उसके साथ ये कितना ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। लास्ट में फिर TRL 8 में ये प्रूवन हो जाता है कि सारा इसका जो भी हमारा एनालिसिस किए हम लोग जितना इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाए वो सब कुछ सही है और उसको सर्टिफाई कर करके TRL 9 लास्ट में उसको कॉमर्शियल यूज़ के लिए कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए उसको पारित कर दिया जाता है, फिर इंडस्ट्री जो है उसको अपना लेती है। अब ये फ्रेमवर्क नासा यूज़ कर रही है तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल ये एडवांस फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के ऊपर इंडिया में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो एकेडमिक रिसर्च है वो करीब-करीब TRL 1 के ही इक्विवेलेंट है। मतलब अगर TRL 1 में देखिए कि हम लोग सिर्फ़ जो क्या करते हैं मतलब प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हम लोग कि किससे क्या होगा और उस ये सिंथेटिक रबर जो है उसके क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसको कहाँ-कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो TRL 2 होता है, वो कि बहुत ही मतलब कम ऐसे इंस्टीट्यूट में होता है जो कि हम लोग इसके ऊपर भी रिसर्च करना शुरू करते हैं। हम लोग सिर्फ़ TRL 1 तक ही हमारा एकेडमिक रिसर्च होता है मेनली। तो अभी जो नया आर्टिकल में ये कह रहे हैं राइटर कि देखिए अभी नया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन STI पॉलिसी जो 2020 है उसके अंदर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम लोग किस किस चीज़ में फंडिंग दे सकते हैं हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल और लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ खोल सकते हैं कैसे हम लोग इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप आर्टिकल से हटकर STIP 2020 के बारे में देखो तो ये इसमें क्या है कि एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें 15,000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर जो हैं इन्वॉल्व हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स का अलग-अलग फ़ेज़ है और अलग-अलग फ़ेज़ेस में वो लोग डिफ़ाइन करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे कौन रिकमेंड करेगा और कौन इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। इसी के बीच में और आगे एमलगमेट होकर के ये बहुत लंबा है कि कहाँ पे कैसे फंडिंग किसको प्रोवाइड करना चाहिए, कहाँ पे किसको हामी भरनी चाहिए, ये सारा कुछ है। तो इसके अंतर्गत ही राइटर कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है आपका, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा, पहले नोबेल लॉरिएट्स भी कह चुके हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है कि देश में जहाँ पे भी अगर रिसर्च होता है, तो वो रिसर्च आपके नेशनल डेवलपमेंट और लार्जर इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए इंड्यूस्ड होना चाहिए, उस हिसाब से उस आगे एम पे बढ़ना चाहिए। तो इंडिया में जैसे अभी
TRL-1 के करस्पॉन्डेंस में ही सारा कुछ काम चलता है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो राइटर ने यहाँ पे एक नया वर्ड लिखा है, पोस्ट एकेडमिक रिसर्च, PAR। तो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च में वो कहते हैं कि देखिए, जो AR है, एकेडमिक रिसर्च, जो फिलहाल अभी इंडिया के अंदर हो रहा है, जो कि TRL-1 के हिसाब से के बराबर में चलता है। तो हम लोग PAR जो है हमारे देश में बहुत कम जगह पे, शायद DRDO और ये सब जगह पे ही होता होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता और उतना कैपेबिलिटी भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना नहीं है कि हम लोग कर सकें। तो राइटर ऐसा सजेस्ट करते हैं कि देखिए, मेरे हिसाब से TRL फ्रेमवर्क जो है उसको हम उतार सकते हैं इंडिया के अंदर में। और कैसे? तो AR करस्पॉन्डिंग टू TRL-1 एंड रेस्ट टू हायर लेवल्स, मतलब जो TRL-2 से लेके TRL-9 जो है, या फिर TRL-8 कह सकते हैं, उसको आप हायर लेवल एजुकेशंस के लिए या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए डाल दीजिए। अगर आप TRL-1 तक, अगर फिलहाल जो है कि अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में करवाना, मतलब बिल्कुल करवा सकते हैं, अगर ठीक-ठाक वो चलने लग गया, जो अभी भी चल ही रहा है कहीं न कहीं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें कमियाँ हैं। तो कुछ और PAR को अगर हम थोड़ा-सा और डिवाइड कर दें, जैसे PAR में TRL-2 से लेके TRL-8 तक है, तो इसमें अगर हम लोग ऐसा कर लें कि इस यहाँ से लेके 2 से लेकर 8 के बीच में अगर आप देखिए, तो इसके अंदर जितने भी जो हैं उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें छोटे-छोटे, तो एक हो जाएगा अर्ली स्टेट ऑफ पोस्ट एकेडमिक रिसर्च और दूसरा हो जाएगा लेटर स्टेज ऑफ पोस्ट एकेडमिक रिसर्च। तो अर्ली स्टेज ऑफ PAR जो है उसके वो हम लोग एकेडमिक में, या फिर आप देखिए PhD में, या फिर ऐसे जो है मतलब हायर इंस्टीट्यूशंस में हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने का सोच सकते हैं। लेकिन जो लेटर स्टेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हायर है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे मान लीजिए ये माउंटेड व्हील्स चाहिए इंटीग्रेटेड रोलिंग रोड के ऊपर चलाने का, फिर उसमें हाई कैपेसिटी और हाई सर्विलांस की ज़रूरत होती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद टेस्टिंग ओपन रोड के ऊपर में रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उतना ज़्यादा रिस्की इन्वायरमेंट में वो काम करे। तो इनमें हम नेशनल इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक DRDO या फिर IIT के बहुत सारे अलग-अलग संस्थान, इन सब चीज़ को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तब जाके जो है इन दोनों का अमलगमेशन जो है हमारे देश में नेशनल बिल्डिंग के लिए यूज़ हो पाएगा। और सिर्फ़ अगर आप AR को ही अगर अलोन अगर आप लेकर के चलेंगे, तो ये नेसेसरी या फिर सफिशिएंट इतना नहीं हो जाता है। हालाँकि नेसेसरी है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं हो जाता हमारे देश के लिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो AR और PAR इन दोनों को हम लोग एक साथ कैसे परस्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर आगे कहते हैं राइटर कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, उनको हम लोग को साइंटिफिकली और रैशनली लेना पड़ेगा। हमारे जितने भी यहाँ पे अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में अलग-अलग तरीके के जो रिसर्च होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेटर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, तो उसके लिए अलग हम लोग अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हैं। साइंटिफिक रोबोट, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ये सब में हम लोग अलग तरह का अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हैं। और इस चीज़ में हम लोग फ़िलहाल बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इंडिया की जो रिसर्च है वो उतनी एडवांस नहीं है एडवांस कंट्रीज़ के लाइन्स पर। तो इसमें राइटर ये बताते हैं कि देखिए, एडवांस कंट्रीज़ जो हैं उसमें 2 कारण हैं हमारा उनके साथ इक्विवेलेंट ना होने का। पहला तो ये कि जो OECD रिपोर्ट है, उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है, उसके अनुसार वो लोग फर्स्ट ड्राफ्टिंग, जो एडवांस कंट्री है, उसके अंदर फर्स्ट ड्राफ्टिंग 1963 में हो चुका था। और उसके बाद से आज 2020 तक में वहाँ पे 5 रिविज़न्स आ चुके हैं उस ड्राफ्ट के, और वहाँ पे मतलब सोचिए कि वहाँ पे लगातार उसके अंदर इनोवेशंस हो रहा है और उसके अंदर गाइडलाइंस उनके बनते जा रहे हैं। इंडिया अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है। तो इंडिया के जब हिस्ट्री ही वैसी सपोर्टिव नहीं है, तो आप उसके आज करंट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और दूसरा पॉइंट बताते हैं कि देखिए, इंडिया को डिसाइड करने का है कि उनका जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है, उसको किस क्षेत्र में उसको डालना है। आप जिस जगह पे ज़्यादा पानी डालोगे, वही पेड़ जो है वो ज़्यादा उगेगा। अगर मान लीजिए आप कोई पेड़ में पानी नहीं डाल रहे हो, तो या फिर एक अगर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके एक साइड के जड़ में ही सिर्फ़ पानी जा रहा है, दूसरे साइड आप इंश्योर कर रहे हो बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल भी पानी ना जा सके, कहीं से भी ना जा सके, ज़मीन के अंदर से स्रोत के भी ना जा सके, तो वो पेड़ आधा सूख जाएगा, वो नहीं चलेगा आगे। वही चीज़ हमारे इंडिया में भी है। AR
और पीएआर इन्वेस्टमेंट जो है हमारे यहाँ पे सिर्फ एआर में हो रहा है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट में ये हमें समझना होगा कि पीएआर का परस्यूट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एआर जो है उसको अबंडन कर दें, नहीं, ये चीज़ नहीं, बस ये राइटर कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को यूज़फुल आउटकम निकालने के लिए एक थोड़ा सा स्पिन ऑफ चाहिए, एक थोड़ा सा उसके बीच में मिक्सिंग चाहिए। जैसे कि वो और भी दूसरे एकेडमिक टॉपिक्स पे एकेडमिशियन से वो बात करते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जैसे इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया में उस स्टेज पे अभी फ़िलहाल नहीं है कि वो नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो रिसर्च एनालिसिस वाले जो उनकी जो नीति है या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्लेसमेंट होता है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे इंडिया की, वो वहाँ से बच्चे उठा के लेके जाती है अपने इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन वो सेम प्रक्रिया जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे वो चाइना देखिए या फिर इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड जब 19th सेंचुरी में जब वहाँ पे रेनेसांस चल रहा था, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल और जो वहाँ पे एक आया था, रिबेल आया था और रिफॉर्म जो चल रहा था, तो उसमें वो सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडस्ट्रीज़ ने निभाया था कि वो इंडस्ट्रीज़ अपना एक चार्ट बनाती थी कि मुझे ये सब चीज़ रिक्वायर्ड है, और वहाँ उस एरिया, लोकल एरिया में जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे इनोवेशंस करते थे, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते थे इनोवेशंस में, और वहाँ से वो इनोवेटेड चीज़ जो को है आगे वहाँ से प्रोडक्ट को उठा करके वो अपने इंडस्ट्रीज़ में इनवाइव करते थे। तो ऐसे दोनों का विन विन सिचुएशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ को लोकल रॉ मटेरियल्स मिल गया, और फिर जो बच्चे हैं उनको एक बेटर एक्सपोज़र मिला, और इनोवेशन उस कंट्री का जो है वो एनहांस हुआ, वहाँ पे नए साइंटिस्ट आए। तो अभी फ़िलहाल जो लूक वार्म रिस्पॉन्स है हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ में, वो एक मैसेज जाता है एकेडमियाज़ को, और कि वो अपने जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ है, उन किस-किस चीज़ को उनको एड्रेस करने के है नेशनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और कैसे वो एआर और पीआर को एक साथ एंगेज कर के और अपने नेसेसरी गोल्स को अचीव कर पाएँगे। टेक्नोलॉजी इंटेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में हमारे देश में बहुत सारे बीटेक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से अगर आधे भी अगर इस रूल्स के ऊपर में अगर वो सही बैठ जाते, सिवाय इसके कि प्लेसमेंट पे ही ध्यान दें, हर एक बच्चा और हर एक इंस्टीट्यूशन का यही मेन ध्यान रहता है कि प्लेसमेंट कैसे भी निकल जाए। द एडमिशन लेने का नो डाउट ये बहुत एक बड़ा एक ये चीज़ होता है कि प्लेसमेंट कैसा हो रहा है उस कॉलेज का। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कैपेबिलिटी आप कितना निकाल कर दे रहे हो अपने स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल लेवल पर, और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो नेशनल लेवल पे। ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो नो डाउट, लेकिन टेक्नोलॉजी इंटेंस इंडस्ट्रीज को आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये एकेडमियन को सोचना पड़ेगा। तो आगे राइटर कहते हैं कि देखिए एआर और पीएआर दोनों को एक साथ हम कैसे अमलगमेट कर करके और यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन दोनों को हम एक साथ परस्यू करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं देखिए ऐसे हमें अपने ब्रांचेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई एनर्जी फिजिक्स पढ़ रहा है, तो उसको ये उसका एक गोल होना चाहिए उसके इंस्टीट्यूशन में कि अगर आपका बाद में चल कर के रिपोर्ट कार्ड आता है या फिर आपके हायर इंस्टीट्यूशंस में आपका एक प्रॉपर समरी बनता है आपके रिज्यूम का, तो उसमें एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजी अलोंग विथ हायर एनर्जी फिजिक्स का आपका उसके अंदर में ज़िक्र होना चाहिए, और उसके अंदर आपने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन किया उसका उसके अंदर डेफिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अगर आप देखिए कोई केमिस्ट्री लेवल पे अगर देखिए सेम ही एग्ज़ाम्पल है, सेम इसी स्टेज पे है, मतलब यही सेम काम अगर केमिस्ट्री में करेगा कोई, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो उसको ये चीज़ देखना चाहिए और अकेडमिया को ये इंश्योर करवाना चाहिए कि वो आगे चल कर के डेवलपमेंट ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, पीएआर का फाइनल स्टेज हो गया, या फिर आप कहिए कि टीआरएल का जो 8th और 9th स्टेप वो है, या फिर मान लीजिए 7th स्टेप तक भी पहुँच जाता है, तो वो हो गया। और ये चीज़ हमारा क्या है, अभी फ़िलहाल जो हमारा एकेडमिया में पढ़ाई चीज़ होता है, हमारा जितने भी प्रिंसिपल्स जो हम लोग फ़ॉलो करते हैं, वो चीज़ है। तो ये दोनों को एक साथ अमलगमेट कर के हम लोग जब बढ़ना शुरू करेंगे इंडिया के अंदर, तब जाके हमारे देश में जो एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है, वो सही ढंग पे से हो पाएगा। उसके पहले जो है सिर्फ़ पब्लिकेशन पे हम लोग इनकम्प्लीट पिक्चर को लेकर के और जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। आप देखिए जितने भी हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्यों नहीं है? जितने भी एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेडिकल प्रिसिशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब के ज़्यादातर
कंपनीज़ इंडिया में क्यों नहीं है? सब जापान, चाइना और यूएस में क्यों है? क्योंकि यही कारण है कि हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको जो है रॉ मटेरियल्स बाहर से मँगवाना पड़ता है, इनोवेशंस बाहर से करवाना पड़ता है और कहीं न कहीं स्किल लेबरर्स की भी कमी है। तो अगर आप ये चीज़ इंश्योर करवाना शुरू करोगे एकेडमिया लेवल पे तो एक ऑटोमैटिक स्किल लेबर्स वहाँ से जनरेट होंगे और दूसरा ये भी होगा कि रॉ मटेरियल्स भी जो है उनको सही मिलने लग जाएगा इंडस्ट्रीज़ को, तो हो सकता है कि और बढ़िया इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर आए। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो एसटीआईपी पॉलिसीज़ जो 2013 में फ़ॉर्मुलेट किया गया था, उसको अभी फिर से देखा जा रहा है, तो इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ऐसा राइटर का कहना है। क्योंकि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आप बिल्कुल पीएआर पे बिना एम्फसाइज़ किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हो। और अभी जब लास्ट में आप रिवॉर्ड्स को इसके ऊपर देखेंगे कि पीएआर का जो रिवॉर्ड है, वो क्या-क्या मिल सकता है बच्चों को, तो वो सिर्फ़ बिब्लियोग्राफ़ी इंडिकेटर्स के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर्स मतलब लिख देते हैं हम अगर कोई स्कॉलर वाला अगर कोई रिपोर्ट लिखते हैं, अगर हम कुछ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उसके नीचे हम लोग लिखते हैं सोर्सेस, बिब्लियोग्राफी कि तो वो उस वाले इंडिकेटर्स पे खाली लिख-लिख कर पब्लिश पब्लिश करने से कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको उस चीज़ को कैसे और मॉडिफ़ाई करके, एनालिसिस करके, टीआरएल प्रोसेस बिल्कुल फ़ॉलो कर के कैसे आगे बढ़ना है, वो ज़्यादा नेसेसरी है। तो उस वजह से लास्ट में राइटर ये कहते हैं, इन शॉर्ट एकेडमिक रिसर्च इज़ नेसेसरी नो डाउट, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो ये हमारा ये एक आर्टिकल था। अब ये आर्टिकल इतना लंबा हो गया है डिटेल में बताने के चक्कर में कि मैं नेक्स्ट के जो 2-3 आर्टिकल है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में बताता हूँ। ये आप एक्सटेंसिवली सिर्फ़ इस आर्टिकल के लिए देख लीजिए। इसको मैं अभी डाल देता हूँ यूट्यूब पे। हैव अ नाइस डे।